प्यारे बच्चों नमस्कार। अपनी पिछली वीडियो में जो कि हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे और क्यों, इसमें जो हमने सेकेंड वीडियो जहां ख़त्म की थी वहां मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान किस प्रकार से उसमें कुछ नए प्रावधानों को जोड़ा गया है, कुछ नए प्रोविज़न ऐड किए गए हैं और इस तरह से इंडोनेशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एजुकेशन जो कि सबका मूल अधिकार है, चाहे वो गरीब है कैसा भी बच्चा है उसका अधिकार है, तो इसको वहाँ के संविधान में जोड़ा गया है। और आशा करता हूँ आपको वो टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ और आज जो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, यानी लोगों की या राष्ट्र की बुनियादी पहचान, क्योंकि राष्ट्र लोगों से ही बनता है। अब हमारे सामने एक महत्वपूर्ण चीज जो है कि संविधान ये वास्तव में किसी भी राष्ट्र के लोगों का या किसी भी राष्ट्र के समाज का एक मूलभूत प्रतिनिधित्व करता है, उसकी एक पहचान होता है। यानी संविधान के माध्यम से ही कोई भी सोसाइटी एक कलेक्टिव यूनिट यानी सामूहिक इकाई के रूप में पहचानी जाती है और इसी पहचान को बनाने के लिए हमें कुछ नियमों पर एकमत होना पड़ता है कि हम पर कौन शासन करेगा और कैसे करेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उससे पहले हो सकता है हमारी कई प्रकार की पहचान हो, लेकिन कुछ बुनियादी नियम और कुछ जो सिद्धांत हैं वो ऐसे होते हैं जो हमारी एक राजनीतिक पहचान बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम देश के किसी भी राज्य में रहते हों, लेकिन हम सब भारतीय होने के नाते ही पहचाने जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन रूल होते हैं और वो हमें एक ऐसे एक विशाल स्वरूप प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी जो हमारी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस हैं, अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, हमारा एम है, हमारी जो फ्रीडम्स हैं, हम तभी उनका प्रयोग कर पाते हैं। संविधान हम पर कुछ प्रकार के प्रतिबंध लगाता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक मॉरल आइडेंटिटी, जिसे हम कहते हैं एक बुनियादी या नैतिक पहचान भी देता है। और संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कई बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम जो कि विश्व भर में संविधान में स्वीकार किए गए हैं उसकी हमें पहचान देता है। और वास्तव में अगर आप दुनिया के अन्य देशों के संविधानों को देखें तो गवर्नमेंट्स के आपको अलग अलग रूप दिखाई देंगे, अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट मिलेंगी और उनके काम करने का तरीका भी अलग होगा। इन सब भिन्नताओं के बावजूद बहुत सी समानताएं भी इन सरकारों में पाई जाती हैं और वास्तव में संविधान जो है ये नागरिकों के कुछ बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है। और जो सरकारें बनती हैं वो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन जो हमारी आइडेंटिटी है हमें उसे स्वीकार करना होगा कि हम कुछ मायनों में एक दूसरे जैसे हैं, यानी हम दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ मायनों में हम दूसरों से अलग भी हैं। सामान्यतः जो नेशन होता है उसके सामने कई प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिशंस होती हैं। अब ये जिस प्रकार की ट्रेडिशन है ये वास्तव में उस कंट्री में रहने वाले अलग अलग
कम्युनिटीज को मिलाकर बनती हैं और यही चीज उस देश को विशेष बनाती है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे स्लाव जाति के लोग जिन्होंने मिलकर युगोस्लाविया बनाया, चेकोस्लोवाकिया बनाया, इस तरह से अमेरिकन्स ने अमेरिका बनाया, जर्मन लोगों ने अपनी जाति के आधार पर जर्मनी का निर्माण किया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी कॉन्स्टिट्यूशन ने, अधिकांशतः सभी कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पहचान को एक आइडेंटिटी दी है, पहचान दी है। जबकि दूसरी ओर जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ये जातीयता या नागरिकता के आधार पर मान्यता नहीं देता। कई देशों में देश की जो केंद्रीय सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों के बीच के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में उनके विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन यही संबंध उस देश की एक राष्ट्रीय पहचान भी बनाते हैं। अब हम आगे चलें तो अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सत्ता क्या है। हमने अब तक देख लिया कि संविधान क्या क्या काम करता है, संविधान क्या है, ये कितना प्रभावशाली है और कितना न्यायपूर्ण है, ये सब हम देख चुके हैं। अब ज़्यादातर देशों का कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि रिटन होता है, लिखित होता है, इसलिए वहाँ काफ़ी हद तक नियम क्लियर होते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लैंड की ओर मुड़ें, ब्रिटेन की ओर मुड़ें, तो वहाँ संविधान लिखित संविधान नहीं है। अकेला ब्रिटेन ऐसा कंट्री है जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स और डिसीजन की एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। इसी रिकॉर्ड को वो संविधान कहते हैं। यानी इसका मतलब ये होगा कि हम कह सकते हैं कि वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन है। जो देश की सरकार को भली प्रकार से शासन चलाने में सहायता करता है। लेकिन विश्व में कई कंट्री ऐसे हैं वर्ल्ड में जिनका संविधान केवल पेपर पे है, लेकिन केवल वो शब्द तो संविधान नहीं बन सकते। देखना यह होगा कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है। अब कई बार कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो ढंग से लागू नहीं होते, इसलिए उनका होना ना होना एक बराबर है। तो संविधान इसलिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है और उसका प्रभाव तभी होता है अगर उसे सही तरीके से लागू किया जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाती हैं। कुछ बातें हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि उस चीज का लोगों पर वास्तव में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें यह भी देखना होगा कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी संविधान कैसे अस्तित्व में आया, संविधान किसने बनाया, संविधान किसने बनाया और उसके पास यह संविधान जो बनाया गया उसके पास कितनी पावर थी कि वो इस संविधान को बना सके और कैसे बनाए। कई कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इनइफेक्टिव हो जाते हैं क्योंकि या तो वो मिलिट्री रूलर्स द्वारा बनाए जाते हैं या उन लीडर्स द्वारा बनाए जाते हैं जिनकी वहां कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, यानी वो पब्लिक के बीच में पॉपुलर नहीं थे। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ये वो लीडर थे जिनके पास
पब्लिक को अपने साथ लेकर चलने का टैलेंट नहीं था। दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जिनके संविधान बहुत सफल माने जाते हैं और भारत का संविधान उनमें से एक है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और आज हम 2020 में हैं, यानी इसका मतलब 70 साल हो चुके। लेकिन अगर हमारा संविधान अच्छी तरह से कार्य कर पा रहा है तो इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है, जिन्होंने इसमें इस प्रकार का प्रोविजन रखा कि ये आज तक भली प्रकार से कार्य कर रहा है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि अकेला भारत का संविधान ऐसा है। दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने संविधान को बहुत प्रभावशाली तरीके से लागू किया है और उनके संविधान में कई प्रकार की विशेषताएं भी हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। और यह संविधान वहां पर सफल नेशनल मूवमेंट के बाद ही बने हैं। बेशक भारत का संविधान औपचारिक रूप से संविधान सभा ने 1946 से 1949 के बीच में बनाया था, यानी हमारे संविधान को बनने में लगभग 3 वर्ष लगे थे। और अगर संख्या चाहिए तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इस संविधान को बनाने के दौरान हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के राष्ट्रीय आंदोलन से बड़ी प्रेरणा ली थी। अब इस नेशनल मूवमेंट में सोसाइटी के सभी वर्गों को लेकर चलने का गुण था और संविधान को अगर कानूनी रूप मिल सका, उसे एक वैलिडिटी मिल सकी, एलिजिबिलिटी मिली, क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया था जिनमें देश की जनता को पूरा विश्वास था। और उन लोगों का भी, जो संविधान निर्माता थे, उन लोगों का भी जनता के साथ पूरा जुड़ाव था, उनसे सीधा संवाद करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान वास्तव में उनकी शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। तो यही कारण था जिससे हमारे देश के संविधान को लोकप्रियता मिली। और संविधान का जो अंतिम प्रारूप है उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर जनमत संग्रह कराया, जिसको हम रेफरेंडम कहते हैं, यानी उसमें लोगों का मत लिया गया। यू कैन कॉल इट पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक इस बारे में क्या सोचती थी, पब्लिक का इस बारे में, जनता का इस बारे में क्या विचार था। यानी इसका मतलब यह है कि इस बारे में जनता ने पक्ष और विपक्ष में दोनों तर्क दिए। लेकिन भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ। लेकिन इस संविधान को लोगों की ओर से बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त था, क्योंकि इसे देश के लोकप्रिय नेताओं ने, पॉपुलर लीडर्स ने एक सहमति के बाद और लोगों के सपोर्ट से ही इसे बनाया था। इसीलिए जनता ने खुशी खुशी इस संविधान को स्वीकार किया और संविधान बनाने वालों का जो प्रभाव था वो भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना को सुनिश्चित करता है। अब आगे आते हैं हम बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, यानी एक संतुलित जो मौलिक प्रावधान है। एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे बड़ी विशेषता फीचर होती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के रूल्स का आदर करने का कोई ना कोई कारण अवश्य देता है। यानी जिस संविधान में
केवल मेजोरिटी को और समाज की जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की अनुमति देता है, वहां माइनॉरिटीज के पास इस बात का कोई कारण नहीं है कि वे संविधान के जो प्रोविजन हैं उनका आदर करें। यानी अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करेगी तो माइनॉरिटी देर सवेर इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। और इस बात की जो स्टडी है वो आप 10th क्लास में श्रीलंका के उदाहरण में कर चुके हैं। कोई भी संविधान अन्य लोगों के तुलना में कुछ लोगों को बेशक अधिक सुविधाएं देता है या उसके एक वेल प्लान तरीके से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति जो है उसको मजबूत करता है, तो उसे जनता का समर्थन नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि तब आप समाज के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और जब जनता इस बात को समझेगी तो जनता फिर उस पर प्रश्न चिन्ह भी अवश्य लगाएगी। आप कुछ समय तक तो इसे दबा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक दबाने में इसे सफल नहीं होंगे। तो कोई भी संविधान खुद न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता है, लेकिन वह लोगों को विश्वास दिलाता है कि वह न्याय को प्राप्त करने के लिए हमेशा या सदैव उपलब्ध है। और कोई भी संविधान सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उस संविधान के सफल होने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाती है। अब जो अगली बात आती है कि इनकी रूपरेखा कैसी है। संविधान को जनता नहीं बल्कि छोटे समूह नष्ट करते हैं, क्योंकि जब संविधान अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है, संविधान नहीं, वो समूह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। फिर मैं बोल रहा हूं कि संविधान को जनता नहीं लेकिन छोटे समूह नष्ट करते हैं, क्योंकि वो समूह अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। और अगर संविधान भली प्रकार बना हुआ है और उसने शक्तियों का बंटवारा बराबर रूप से किया है, जिससे कोई भी समूह संविधान के मूल स्वरूप को नष्ट ना कर सके, इसलिए संविधान की जब रूपरेखा बनाने के लिए एक सही तरीका सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एक अधिकार या मोनोपोली ना हो। और ऐसा करने के लिए फिर शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे संविधान के अंदर सरकार निरंकुश ना हो जाए, इसीलिए संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और ये बात आप 9th और 10th दोनों कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि संविधान हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसे हम विधायिका या लेजिस्लेचर, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव और तीसरा न्यायपालिका या जुडिशरी कहते हैं। अब आप देखें कि इनमें से किसी एक हिस्से के पास शक्तियां सारी की सारी केंद्रित नहीं हैं। यानी विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका इसका दायित्व केवल उन कानूनों को लागू करना है, और जुडिशरी जो है उसका काम केवल इतना है कि अगर कोई संविधान में छेड़छाड़ करता है या संविधान के विरुद्ध चलने की कोशिश करता है या नियमों को नहीं मानता है, तो जुडिशरी उसे पनिश करती है। इसके अलावा देश के अंदर कुछ ऑटोनोमस यानी स्वतंत्र इकाइयां भी हैं, जैसे देश का निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। तो इसका पावर को डिवाइड करने से एक बात सुनिश्चित हो जाती है कि कोई एक संस्था कभी भी अगर संविधान को नष्ट करने की, उसे डिस्ट्रॉय करने की, उसमें इंटरफेरेंस करने की अगर कोशिश करती है, तो बाकी संस्थाएं
उस अकेली संस्था को कंट्रोल कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो ऑब्स्टेकल्स हैं, अवरोध हैं, और जो बैलेंस है यानी संतुलन है, इन दोनों का कुशल प्रयोग करके हमारा संविधान सफल हो पाया है। तो जो संस्थाएं एक प्रकार से इसकी रूपरेखा बनाती हैं, उसमें कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सभी को मानने पड़ते हैं। लेकिन इतना सब होते हुए भी हमारे संविधान में कुछ एक फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, जिससे वह बदली हुई परिस्थितियों में और अगर जरूरत हो तो संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। और आवश्यकता अनुसार संविधान में परिवर्तन करने की इस विशेषता को हम फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कहते हैं। क्योंकि अगर संविधान बहुत ज्यादा कठोर होगा तो भी वो नष्ट हो जाएगा, और अगर संविधान बहुत ज्यादा लचीला होगा, एक्सेस में अगर फ्लेक्सिबल होगा, तो वो ऐसा संविधान समाज को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। जो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधान के मूल्यों की रक्षा करता है, और उसमें एक विशेषता होती है कि वो बदली हुई सर्कमस्टांसेस में, न्यू कंडीशंस में अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है। इस विषय में हम जब अपने इस बुक के बिल्कुल आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अपने इन प्रोविज़न में जो चेंज की पॉसिबिलिटी है, परिवर्तन की जो संभावना है, वो एक हद तक जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड स्वरूप है उसका, एक कठोर स्वरूप है, उसके साथ ये संतुलन बनाता है। और अगर ऐसा करने में संविधान सफल होता है तो उसे जनता का सम्मान अवश्य मिलेगा। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण गुण है। तो आज का ये टॉपिक यहीं हम समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम आपसे बातचीत करेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।